हम तो यहाँ इसलिए अभी भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा चेयर की तरफ बोलो। मैडम आपने मुझको वहाँ ट्रांसफर नहीं किया तो इन लोगों को मैं ट्रांसफर कर दूंगा और उन लोगों को यहीं बुला लूंगा कल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैडम अभी जो बिल आया है, अरे भैया प्लीज अभी कैसे बोले मैडम, इसमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बोलिए मैडम, आपसे संरक्षण चाहते, बाकी किसी का रिकॉर्ड, आपसे संरक्षण चाहते हैं। संरक्षण बोलिए, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए, संरक्षण चाहते हैं आपसे। सब लोग यही बोलते हैं और ऑर्डर को डिसऑर्डर करते हैं। अरे आपके पक्ष में बोलने वाले हैं भैया, प्लीज आपके पक्ष में बोलने वाले हैं। मैडम अभी जो बिल आया है जी, उपेंद्र जी आपको कुछ बोलना नहीं। अभी जो बिल आया है, आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मैं अब के पहले अपने क्षेत्र में जाता था, तो जो अपर कास्ट के नौजवान हैं उनके मन में बेचैनी होती थी। कहते थे लोग कि आप आरक्षण वाले मंत्री हैं, आप आरक्षण का समर्थन करने वाले मंत्री हैं, आप ही लोग जिम्मेवार हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नौकरी का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान आपने और आपकी सरकारों ने किया है। हमारे लिए आरक्षण नहीं है, नौकरी में बाधा आरक्षण है। अब मुझको खुशी है कि अब कम से कम बेरोजगार नौजवान ऊंची जाति के भी मुझको ब्लेम नहीं करेंगे। अब आरक्षण यहाँ से उनके पक्ष में भी हो रहा है, तो मुझको इस बात से राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन यह कुछ दिनों का मामला है, कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है, तब सीधे इधर उनका निशाना जाएगा, तब एमपी तक निशाना उनका नहीं रहेगा। महोदया, आज अगर वास्तव में चिंता इस बात की करनी है, मैं भी चिंतित रहता हूं और पूरा सदन चिंतित होता है, बेरोजगारों की समस्याओं का कैसे हल निकले। हमारी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनकी एनर्जी गलत जगह लग जाती है, सही जगह लगे तो इस देश का बहुत विकास हो सकता है। लेकिन अरे भाई अभी क्या मामला है भाई? मैं कहना चाहता हूं मैडम, क्यों बैठ जाएंगे भैया, क्यों बैठ गए मैडम? मैं कहना चाहता हूं, मैडम जरा लोगों को रोकिए, कैसे बोलते हैं मैडम? मैं यह कहना चाहता हूं, आरक्षण सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए आरक्षण उपाय नहीं है। आरक्षण मात्र से आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती है। आरक्षण से अगर आर्थिक समृद्धि आने की बात होती तो आज भी हिंदुस्तान में जो दलितों की बस्ती है, जो ओबीसी की बस्ती है और दूसरी जात के लोगों की बस्ती है, टोला देखकर, मोहल्ला देखकर इस बात की पहचान की जा सकती है आजादी के इतने दिनों के बाद भी कि यहाँ दलित लोग रहते हैं, यहाँ कौन लोग रहते हैं। आखिर अगर व्यवस्था आरक्षण से इसमें आर्थिक समृद्धि की बात होती तो आज ऐसी स्थिति इस देश की नहीं रहती, आज ऐसी स्थिति दलितों की नहीं रहती, आज ऐसी स्थिति ओबीसी की नहीं रहती। मैडम, आरक्षण से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की बात है, मानसिकता में परिवर्तन की बात है। हम कहना चाहते हैं अगर वास्तव में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए भी सरकारों का दायित्व है सोचना कि कैसे उनका विकास हो। वास्तव में इस आरक्षण में भी अगर चाहते हैं 10% आपने आरक्षण दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, लेकिन आखिर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी विद्यालय में जहां ऐसे शिक्षक बहाल है जिनको खुद 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है, कभी उनकी आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है मैडम। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस आरक्षण के प्रावधान में जोड़िए। मेरा सुझाव है सरकार से कि आप जोड़िए, या आरक्षण का लाभ चाहे इसमें हो या ओबीसी एसटी वाला जो रिजर्वेशन है उसमें हो, प्राथमिकता के आधार पर पहले उनको आरक्षण की सुविधा मिले जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन जिन्होंने किया हो। इसको जोड़िए प्रावधान के रूप में, उससे सीट बचे तो दीजिए प्राइवेट विद्यालय को, लेकिन पहले उसमें जोड़िए कि जो सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट होंगे उन बच्चों को
आरक्षण की सुविधा पहले मिलेगी, उनसे यदि सीट बच जाएगी तब उसी कैटेगरी के लोगों को प्राइवेट में पढ़ने वाले भी हो तो उनको दिया जाए। अब जोड़िए इसमें, कल शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो जाएगी मौजूद। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम अच्छा सुझाव देना चाह रहे हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं, कई सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं। जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने की बात हुई है, इसकी मांग मैं बहुत दिन पहले से भी करता रहा हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं। मैंने उस समय भी कहा जिस समय आदरणीय पासवान जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। और नौकरी लोगों को मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में आरक्षण हो, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और बाकी आज 10% जिनको आरक्षण दे रहे हैं उनके लिए वहां भी आरक्षण की व्यवस्था हो। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना के लिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैडम सरकार भी है, आप 2 दिन सदन का समय और बढ़ा दीजिए, 2 दिन सदन का समय बढ़ा दीजिए और तीसरे दिन 2 दिन के बाद फिर से उस पर ले आइए, अमेंडमेंट लाना हो, बिल लाना हो, जो लाना हो, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना का भी डिसीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी सदन में सब लोग लगभग एक पक्ष के हैं, ऐसा अवसर शायद कब आएगा मुझको पता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठा करके ऐतिहासिक काम इस देश के सामने करना चाहिए। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। और अंत में एक सुझाव कि 10% ही क्यों, 15% क्यों नहीं, या 5% क्यों नहीं, 8% क्यों नहीं, 12% क्यों नहीं, 10% का लॉजिक जरा मुझको समझाया जाए कि क्यों 10% ही। मैं कहना चाहता हूं 10% का लॉजिक मुझको तर्क समझ में नहीं आ रहा है। और उसी तरह से 27% ओबीसी का भी तर्क, उस समय कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 27%। हम कहना चाहते हैं कि 50% का बैरियर जब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम सब लोग एक राय से सदन में सब लोग हैं, तो संविधान में जो संशोधन चाहे हम लोग हो जाएगा और राज्य की सरकार भी निश्चित रूप से उनका समर्थन करेगी। इसलिए उसमें भी जो 50% का बैरियर है उसको तोड़ा जाए और जितनी जिनकी संख्या, ओबीसी की जितनी संख्या है, एससी एसटी की जितनी संख्या है, संख्या के अनुरूप उनको भी आरक्षण दे दीजिए और संख्या के अनुरूप आज जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं उनके लिए भी आरक्षण दे दीजिए। सदा सदा के लिए आरक्षण का झंझट समाप्त हो जाएगा। देश में जो व्यवस्था, कभी पटेल लोग आरक्षण मांगते हैं, कभी मराठा मांगते हैं, कभी गुज्जर मांगते हैं, सदा सदा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। सबको जितनी जितनी संख्या है उतना उतना आरक्षण का इंतजाम कर दिया जाए। आपसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात आपका धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं।